तो दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल मैं आ नहीं पाया चूँकि कुछ ऐसे काम जीवन में आ जाते हैं जिस वजह से फिर आदमी न चाहते हुए भी गैप लेने पे मजबूर हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। कल ऑफिस और इस पूरे स्टूडियो का रिनोवेशन हो रहा था, फ्लोर मैट ये तमाम चीज़ें चेंज हो रही थी, तो न चाहते हुए भी गैप लेना पड़ा। खैर अब वो चीज़ें सुधर गई हैं, तो अब ईश्वर ना करे कि जल्दी कोई गैप लेना पड़े। और कल जब गैप लिया तो बड़ी पछतावे के साथ वो रात गुजरी कल की, क्योंकि कल एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में मेरा पूरा मन था कि उस कहानी को मैं कवर करूं, उस कहानी को सुनाऊं, लेकिन अफसोस कि नहीं सुना पाया। और सम सर ने सुना दिया तो हालांकि सारी जानकारी आप तक पहुंच ही गई। खैर अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और ये कहानी अपने आप में कई लोगों के मुंह पे एक ऐसा थप्पड़ है जो हर चीज़ में जाति धर्म मत मजहब घुसा देते हैं। और इस कहानी में कई लोग सवाल भी पूछेंगे कि भाई अब वहाँ तो आप लोग बोलते थे, यहाँ पे आप नहीं बोल रहे। हालांकि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, जानबूझ के छुपा के हो रही हैं, वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन हर एक चीज़ में घुसा देना वो चीज़ें गड़बड़ है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब पूरी कहानी आप सुनिए तब आप जानेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बेहद मशहूर जगह, एक बेहद मशहूर शहर बहराइच, और इसी बहराइच में एक थाना लगता है रुपईडीह थाना। और बात पिछले महीने की, जुलाई की। इसी रुपईडीह थाने में एक लाश मिलती है। अब लाश आसपास के तमाम लोगों ने जब देखी, उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला की और बताया कि साहब यहाँ एक डेड बॉडी छुपी हुई है। पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद बॉडी जैसे देखते हैं, बॉडी का जो सर था वो गायब था, एक लाश जिसका सर गायब। खैर बाकी पहनावे ओढ़ावे और बॉडी लैंग्वेज से और बॉडी स्ट्रक्चर से जो पता चला, तो यही पता चला कि ये लाश किसी महिला की है, और वो भी एक लड़की की। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी, फ़ौरन बॉडी अपने कब्जे में ली, आसपास के इलाकों की तफ्तीश करी कि कुछ जानकारी मिल जाए। अब आमतौर पे किसी भी लाश की शिनाख्त करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि उस लाश की तस्वीर को आसपास के इलाकों में भेजा जाए, आसपास के तमाम लोगों को दिखाया जाए, कम से कम कोई जानने वाला पहचानने वाला अगर मिल जाए तो बात बन जाए। लेकिन अगर एक लाश है और उसका सर ही गायब, तो फिर क्या किया जाए। हैरान परेशान पुलिस वालों ने जो निचला हिस्सा था उसको लेके पहले तो पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें क्लियर हुई, उस हिसाब से जो लड़की की उम्र थी वो लगभग 20 साल के आसपास थी, यानी बेहद कम उम्र। लड़की की जो मौत हुई थी वो कत्ल करने से हुई थी, और किसी ने गला दबा के उस लड़की को मारा था, और मारने से पहले उस लड़की को पीटा गया था। यानी किसी ने इस लड़की को बुलाया, बुलाने के बाद पहले बात मारा पीटा, फिर कत्ल कर दिया। लेकिन अब सवाल बड़ा ये था कि 20 साल की लड़की के साथ किसी ने ऐसा क्यों किया, और सबसे बड़ी बात आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि जब तक लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी तब तक पूरी कहानी कैसे सुलझेगी। लिहाजा इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस वाले आसपास के तमाम इलाकों में ये पता करते हैं कि क्या कोई लड़की गायब है। पुलिस वालों ने आसपास के तमाम इलाकों में पूछताछ करी, जितनी लड़कियां गायब हुई थी अलग अलग थानों से उनकी लिस्ट मंगवाई, तमाम ऐसे लोगों से पूछताछ करी जिनकी हालत कुछ संदिग्ध थी, लेकिन ना ही कोई जानकारी मिली, ना ही कोई सबूत मिला, ना ही कोई सुराग मिला। पुलिस वाले हाथ पे हाथ रख के मसलते हुए इस केस की जांच पड़ताल करते रहे, इस उम्मीद में कि शायद कोई जानकारी मिल जाए, कहीं से इस लड़की के बारे में कुछ पता चल जाए। लेकिन बदकिस्मती से ना ही लड़की की कोई डिटेल निकली, ना ही कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेन मिली, ना ही केस में कुछ ऐसा सुराग हाथ लगा जिससे इस केस में थोड़ी भी तरक्की हो। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे। अच्छा, इधर जब पता नहीं चला किसी मिसिंग कंप्लेन से, तब पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करो, अपने लोकल मुखबिरों की मदद लो। हो सकता है इस लड़की को मारने वाले उसके घर वाले ही हों, तो ऐसे हाल में घर वाले अगर होंगे तो मिसिंग कंप्लेन नहीं दर्ज करवाएंगे। तो फिर पता किया जाए भाई कि किसी गांव की कोई लड़की गायब है। अब मुखबिरों को एक्टिव किया, उनको लगाया काम पे कि भाई पता करो। मुखबिर अपने तरीके से जी जान से जुट गए अपने तमाम इलाकों में कि कोई लड़की किसी के घर की गायब हो जो ना दिखाई दे रही हो, जिसके घर वाले बहाना कर रहे हो कि हमारी लड़की यहाँ चली गई वहाँ चली गई, ऐसे तमाम चीज़ें। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि यहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अब पुलिस वाले एकदम क्या करें,
इधर एक सरकटी लाश की सूचना जब आसपास के इलाकों में खासकर मीडिया तक पहुंची, मीडिया वाले भी इस मुद्दे को उठाने लगे कि भाई पुलिस वाले केस नहीं सुलझा पा रहे। अब पुलिस वाले इधर जांच पड़ताल कर रहे हैं, कोई सबूत हाथ लग नहीं रहा। लगभग हफ्ते भर गुजर गए, जांच पड़ताल होती रही, तफ्तीश होती रही, लड़की के बारे में कोई जानकारी मिली नहीं। इधर पुलिस वाले जब जांच पड़ताल कर ही रहे थे और उन्होंने अपने हिसाब से लड़की की जो तस्वीरें थी लोअर बॉडी की, उसको इधर उधर भेजा था। कुछ दिन बाद एक परिवार आता है, बेहद दबे कुचले स्वर में पुलिस वालों से कहता है कि साहब एक काम कीजिए, उस लड़की की कुछ डिटेल्स हमें दिखाइए, हो सकता है कि हम कुछ बता पाए। अब पुलिस वालों ने पूछा कि भाई आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि दरअसल एक लड़की मेरे घर की गायब है, लेकिन अब क्या ही बताएं, हमने किसी से कुछ कहा नहीं। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं भाई आपने क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा कि पहले साहब आप बॉडी दिखा दीजिए। पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक है। जब पुलिस वालों ने बॉडी के बारे में परिवार वालों को बताया और तमाम डिटेल्स दिखाई, तब परिवार वाले फूट फूट के रोने लगे और कहा कि साहब ये तो हमारी बेटी शीबा है। अब पुलिस वालों ने कहा कि भैया एक बात बताओ, इतने दिन से हम परेशान थे, हर इलाके में इत्तला कर रहे थे, हर इलाके में जांच पड़ताल कर रहे थे, अपने मुखबिर एक्टिव कर लिए, तमाम मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा लिए, लेकिन आपके घर की कोई लड़की गायब थी तो आपने चेक क्यों नहीं किया, आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? तब परिवार वालों ने कहा कि साहब हमारी जो लड़की थी 20 साल की थी, और एक जवान लड़की अगर घर से गायब हो और उसके बारे में हम आसपास के इलाकों में शोर कर दें तो फिर उसकी शादी नहीं होती, लिहाजा हम चाह कर भी चुप रहे। अब ये बात पुलिस वालों ने जब सुनी, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन आप कैसे कि इत्तेफाक और इत्मीनान से कैसे कह सकते हैं कि जो बॉडी है आपकी लड़की की है? तब परिवार वालों ने कहा कि साहब इसके पैर में जो धागा बंधा है उसी से शिनाख्त होगी, चूँकि हमारी लड़की के पैर में भी धागा था और हाथ पाँव और बाकी बॉडी से हम पहचान रहे कि हमारी बेटी है। अब लगभग हफ्ते भर बाद कम से कम पुलिस वालों ने राहत की सांस ली कि कम से कम बॉडी की शिनाख्त हुई है। अब कातिल कौन है और मोटिव क्या है ये खोजना बाकी। अब सबसे पहले पुलिस वालों ने परिवार वालों से ही पूछा कि भाई आपको किसी पर डाउट या फिर कोई शक, किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई और बात? परिवार वालों ने कहा कि साहब हमें किसी पे कुछ खास डाउट है नहीं, और अभी हम बोल दें और वो बेचारा निर्दोष हो और हम फंसा दें अपने भावना में बह के तो ये भी गलत बात है। लिहाजा जब परिवार वालों से कोई मदद पुलिस वालों को नहीं मिली तो पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करो, इस लड़की की कॉल डिटेल खंगालो, हो सकता है वहाँ से कुछ मिल जाए। अब लड़की की जब कॉल डिटेल खंगाली गई और साथ ही आसपास के इलाकों में पता किया कि क्या लड़की की किसी से दोस्ती, किसी से प्यार या फिर कुछ और था, तो जब पता किया तब एक नाम निकल के सामने आया और वो नाम था अरुण का। अब ये नाम जब निकल के सामने आया तब पुलिस वालों ने कहा कि चलो भैया अरुण से भी पूछताछ कर लो। पुलिस वालों ने अरुण को उठाया, उठाने के बाद अरुण से पूछताछ शुरू की। अब शुरुआत में अरुण इधर उधर की तमाम कहानियां बताता रहा, कहता रहा कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं निर्दोष हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ अरुण के साथ। शुरुआत में अरुण जो था इधर उधर की कहानियाँ बताता रहा, लेकिन अंत में अरुण जो था टूटता है और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद हर लड़के और हर लड़की को कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। और शिक्षा क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 20 साल पहले, यानी एक प्रेम कहानी जो 20 साल पहले शुरू हुई थी। 20 साल पहले अरुण अपने मामा के घर रह के पढ़ने आया था बचपन से ही, और यहीं पे उसकी मुलाकात शीबा से होती है। और शीबा भी लगभग वही लगभग 3 या 4 साल की। शीबा और अरुण बचपन से ही साथ पढ़ने लगे, यानी लोअर LKG UKG, या फिर गांव की भाषा में कहें लोअर अपर 1 2, ये तमाम पढ़ाई शीबा और अरुण एक दूसरे के साथ पढ़ने लगे। यहीं पे इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब बचपन की दोस्ती ना जाति जाने, ना धर्म जाने, ना मजहब जाने। अब ये सब चीज़ें तो बड़े और सोशल मीडिया पे आने के बाद होती है। दोनों निश्चल भाव से एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, बातचीत करते रहे। उम्र के पड़ाव के साथ साथ दोनों के बीच प्यार भी गहरा हो गया, दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, उस रिश्ते से जो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच होता है। तमाम चीज़ें ठीक चल रही थी। इधर दोनों का मन भी था कि एक दूसरे के साथ ताउम्र जिंदगी बिताएं, एक दूसरे के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधें। लेकिन जैसे जैसे अरुण और शीबा बड़े हुए, परिवार वाले अब एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने लगे। दोनों ने ही कहा अपने अपने परिवार वालों से कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोनों के ही परिवार वालों ने कहा कि भाई
तुम अलग धर्म के हो, तुम अलग धर्म के हो, शिवा मुस्लिम है, अरुण हिंदू है, तो ऐसे हाल में ये शादी हो नहीं सकती। समाज, सोसाइटी, तमाम लोग इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन अब शिवा भी अपनी जिद पे अड़ी रही, अरुण भी अपनी जिद पे अड़ा रहा। दोनों ही चाह रहे थे कि एक दूसरे के हो जाए, एक दूसरे से शादी हो जाए, लेकिन अब दोनों के परिवार वालों को मंजूर नहीं था। इधर शिवा लगातार जिद करती रही, कहती रही कि मैं शादी करूंगी तो अरुण से ही करूंगी। अरुण भी अपने घर वालों से जिद करता रहा कि शादी करूंगा तो शिवा से ही करूंगा। इसी बीच जो अरुण के मामा हैं उन्होंने एक जाल फेंका। उन्होंने अरुण से कहा कि यार तुम शिवा का चक्कर छोड़ो, वो गैर मजहबी है, वो पता नहीं क्या खाती है, हम लोग कुछ और खाते हैं। तमाम वो बातें जो एक धार्मिक द्वेष फैलाने के लिए लोग बोलते हैं। एक काम करो, तुम मेरी शाली से शादी कर लो और इसको देखो कितनी खूबसूरत है। अब मामा ने जब अरुण को तस्वीर दिखाई, अरुण भी फिसल गया। उसने कहा ठीक है मामा, मैं कर लूँगा, चूँकि जो शाली थी बेहद खूबसूरत थी। अब अरुण शादी करने को तैयार। अब शादी करने के लिए सबसे पहला काम क्या था कि भाई शिवा को हटाओ। तो धीरे धीरे फिर अरुण ने दूरी बनानी शुरू कर दी। अरुण अब फ़ोन नहीं उठाता, मिलने से इनकार कर देता। अब बगल का ही मामला शिवा को भी पता चला कि यार अरुण की शादी फिक्स हो गई। अब शिवा मानो काटो तो खून नहीं, जिद पे अड़ गई, कहने लगी कि मुझे शादी करनी है तुमसे, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे छोड़ के जा रहे हो। इस तरह से तुम काम करोगे तो प्यार के नाम पे तोहमत लग जाएगी। लोग हमारे प्यार की मिसालें देते थे और तुम किसी और से शादी करोगे तो मैं घर पे क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने घर वालों को बोल रखा है, जितने रिश्ते वाले आए सबसे कह दिया कि मेरा किसी से चक्कर है, अफेयर है, तो मेरी अब किसी और से शादी भी नहीं हो सकती। तो एक काम करो, साली का चक्कर छोड़ दो, तुम मेरा हाथ थाम लो, हम तुम कहीं और चलेंगे। लेकिन अरुण तब तक इन सब चक्करों से इस कदर उठ चुका था कि उसका मन था कि शिवा से पीछा चाहे जैसे छूटे। काफ़ी दिन तक उसने समझाया, बुझाया, तमाम चीज़ें की, लेकिन जब उसने देखा कि शिवा नहीं मान रही और प्यार में पागल है, तब उसने एक प्लान बनाया कि अब इसको मार दें। तो कैसे? सबसे पहले जो अरुण है वो शिवा को अपने पास बुलाता है मिलने के लिए। बुलाने के बाद उसको एक सुनसान जगह लेके जाता है। वहाँ पे उसको समझाने की कोशिश करता है कि यार तुम किसी और से बात कर लो, किसी और से प्यार कर लो, मेरा तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन लगातार जब शिवा जिद पे अड़ी रही तो सबसे पहले पीटता है, पीटने के बाद गला दबा के कत्ल करता है। अब कत्ल करने के बाद डर गया कि भाई अब क्या करें, तो उसे लगा कि काम करते हैं, अगर सर काट के फेंक दें तो लाश की शिनाख्त ही नहीं होगी। लिहाजा उसने सर काट के फेंक दिया और फिर अपने घर आ गया और आराम की ज़िंदगी जीने लगा। इधर जो शिवा के परिवार वाले थे वो बेचारे इस लोक लाज में पड़े रह गए कि कहीं शिवा चली ना गई हो और मैं एफआईआर और कंप्लेन करूं, पूरे समाज में हमारी बदनामी हो जाए। तो ऐसे हाल में परिवार वाले भी चुप रहे। लेकिन शिवा के पैर में काला धागा बंधा था। जब तस्वीरें वायरल हुई और परिवार वालों तक पहुंची तब उन्होंने देखा कि यार ये तो हमारी बिटिया के पैर का धागा है। और यहीं से फिर वो जाते हैं थाने में और बताते हैं कि साहब ये जो लाश है शायद हमारे घर की बच्ची की है। तो अब सोच के देखिए, एक लड़की जो किसी लड़के के प्यार में पागल है, कोई लड़का जो किसी लड़के के प्यार में पागल है, अंत में क्या हुआ। आप चाहे श्रद्धा वाकर का केस देख लीजिए, चाहे सरस्वती बैद का केस देख लीजिए, कोई भी ऐसा केस देख लीजिए जिसमें एक पार्टनर पीछा छुड़ाना चाह रहा हो, आप जिद पे अड़े हैं कि नहीं शादी तुम्ही से, तुम्ही से, तुम्ही से, तो आप किसी के गले पे इस कदर लटकेंगे। आपको नहीं पता, लेकिन हो सकता है आपके पीठ पीछे आपका प्रेमी, आपकी प्रेम का, आपका पति, आपका पत्नी क्या प्लान बना रहा हो। तो ऐसे हाल में सही यही है कि कोई भी अगर आपसे कह रहा है कि नहीं कर सकता तो भैया हाथ जोड़ रहे हैं, आप जाओ। क्योंकि हम जिद करेंगे क्या पता आप हमारी जान ही ले लो। जान रहेगी तो बहुत सारे प्रेमी प्रेम के आए होंगे। तो ये चीज़ ज़रूर सीखने की बात है, खासकर नए उम्र के लड़के लड़कियों से। कोई मना कर रहा है, आप उसे नमस्ते कर लो, उसे भेज दो कि भैया हम सही रहें, तुम सही रहो, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। ज़्यादा जिद करें, पता चले कहीं ले चल के कत्ल उत्ल कर दें तो क्या मतलब, फिर कहानी बनती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। और शायद हो सकता है कि इस चैनल पे अब वीडियो कम आए या फिर आएँ तो फ्रिक्वेंसी कम रहे, क्योंकि रीज़न है चैनल पे कुछ टेक्निकल इशू हुआ है और मैंने बात की है यूट्यूब टीम से, हो सकता है सुधर जाए तो ठीक है, नहीं सुधरता तो मुझे एक चैनल बनाना ही पड़ेगा। और आप लोग से अनुरोध रहेगा कुछ चैनल पेज भी जुड़े, क्योंकि इस चैनल का भविष्य मुझे बड़ा अंधकार में दिख रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्निकल दिक्कत हुई है। तो जब ऐसा कुछ होगा आपको ज़रूर इत्तला किया जाएगा। तब तक के लिए इस पे मिलते रहेंगे। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।